तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज चेक करें तो ये है 21 मार्क्स का, और अगर हम इस 21 मार्क्स में आउट ऑफ 21 मार्क्स ये चेक करने की कोशिश करें कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स आपको एक केस स्टडी, जो अगर आपने यूट्यूब पे सर्च करी होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी CTC क्लासेस, तो आपको हमारी 10 वीडियोस मिली होंगी जहाँ पे हमने केस स्टडी बताई है। उस केस स्टडी में आपको वो सारे रीज़न बताए कि केस बेस्ड किस पर है, उसमें रूल क्या लग रहे हैं, कौन सा प्रोविज़न वर्क कर रहा है, एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो तो हो गया एक फॉर्मेट जहाँ पे हमने 10 केस स्टडी बताई। अब सवाल ये आता है, सर कई बार क्या होता है डायरेक्ट केस स्टडी नहीं आती कि ये केस लॉ है, इसको आप एक्सप्लेन कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 21 मार्क्स अराउंड 12 मार्क्स का वेटेज, हाँ सही सुन रहे हो आप, 12 नंबर का वेटेज ऐसा है जहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो किसी केस स्टडी पर बेस्ड होगा। समझ आ रही बात क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी बातें आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्वेश्चंस को पढ़ने का पैटर्न क्या है, उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस केस लॉ को रिफर करता है, और हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखने का पैटर्न क्या है। बिकॉज अगर आपने यूट्यूब पे ये भी सर्च किया होगा हाउ टू सॉल्व केस लॉज आगे CTC क्लासेस, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको हमारी वीडियो वहाँ भी मिली होगी जहाँ हमने बताया हुआ केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको 3-4 पैटर्न बताए थे कि आपको लाइक प्रोविजन से स्टार्ट करना है ना, एट द एंड कंक्लूजन देना है, इन बिटवीन फैक्ट देना है, और फिर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें कवर होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डे 2 हम लोग का, जब हम 7 डेज़ का अगस्त में चैलेंज लेके चल रहे हैं। डे 1 पे हमने अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो जो आज क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ ये सिर्फ आउट ऑफ 4 यूनिट ही होने वाले हैं, और 4 यूनिट में से यार 3 क्वेश्चन पिक करें, समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखो, केस लॉ को पढ़ने का, ये केस स्टडी या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने का सबसे सही पैटर्न ये सबसे क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो वहाँ से पॉसिबल है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। अगर वहाँ से आइडिया नहीं लगा, फिर क्वेश्चन की इन बिटवीन लाइन चेक कर लेना। आओ पढ़ के दिखाता हूँ। तो नॉर्मली बच्चा मिस्टेक क्या करता है, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका 2nd या 3rd अटेम्प्ट लगने वाला हो, उन्होंने मिस्टेक करी होगी, बट इस नवंबर 2020 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो देखो जरा लास्ट लाइन को, एग्जामिनिंग the provision of the Indian Contract Act 1872 decide whether the contention of Miss Basanti is valid। Miss Basanti जो चाहती हैं, जिनका कंसेंट है वो वैलिड है कि नहीं है। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइप वाले क्वेश्चन में आएगा जहाँ पे वैलिड वॉइड वॉइडेबल की बात होती है। अब कौन कौन से केस लॉस थे, अब क्या यहाँ पे बल्फर वर्सेस बल्फर लग सकता है, तो सीधा सा आंसर है नहीं। अब हम क्वेश्चन रीड करके देखते हैं। मिस्टर गब्बर एंड ओल्ड मैन, देखो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन दिमाग में आए तो पॉसिबिलिटी ऑफ ज़्यादा है कि यहाँ पे चिनैया वर्सेस रमैया का केस हो सकता है, बट आगे वाली लाइन ज़रूर पढ़नी। अगर चिनैया वर्सेस रमैया के केस लॉ में क्या था सर, वहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बोली गई थी कि एक लेडी है जो अपने दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है और बोलती है अपने सिस्टर को देते रहिएगा, भले आपको उससे कोई कंसिडरेशन ना मिल रहा हो। आओ पढ़ के देखते हैं। Mr. Gabbar and old man by a registered deed of gift granted certain landed property to Miss Basanti, his daughter। Mr. Gabbar ने अपनी डॉटर बसंती को कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। By the terms of the deed, और कंडीशन क्या रखी, it was stipulated that an annuity of 20,000 should be paid every year to Mr. Samba, who was the brother of Mr. Gabbar। गब्बर ने अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी दी और इस कंडीशन के साथ कि तुम सांबा को हर साल 20,000 रुपये दिया करोगे। आगे, On the same day, Miss Basanti made a promise to Mr. Samba and executed in his favor an agreement to give effect to the stipulation। बसंती ने प्रॉमिस भी किया सांबा को पेमेंट करने के लिए। मिस बसंती फेल टू पे द स्टिपुलेटेड सम, मिस बसंती फेल कर जाती हैं उस 20,000 रुपये के लिए जो उन्हें सांबा को देने थे। सांबा कौन, गब्बर का भाई। गब्बर कौन, मेन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
इन एन एक्शन अगेंस्ट हर बाय मिस्टर सांबा, अब मिस्टर सांबा नाराज हो गए। सी कंटेंडेड दैट सिंस मिस्टर सांबा हैड नॉट फर्निश्ड एनी कंसिडरेशन ही हैज़ नो राइट ऑफ एक्शन। अभी देखो क्या हुआ, मिस बसंती का मानना क्या है कि यार देखो सांबा से मुझे कोई कंसिडरेशन तो मिल नहीं रहा, और वैसे बुलाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन बोली जाती ना। बट जब आपने मुझसे ये टॉपिक पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे मैंने एक लाइन और भी बोली थी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ वो वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे कंडीशन ये बोली गई है कि मिस बसंती का मानना है कि मिस्टर सांबा से कोई कंसिडरेशन तो मिल नहीं रहा, तो उन्हें मैं हर साल 20,000 रुपये क्यों दूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जामिन द प्रोविज़न, तो प्रोविज़न को एग्जामिन करने की बात की गई है। अब अपने स्क्रीन पे सॉल्यूशन देखिएगा, ज़रा सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ना है। अब जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको समझना है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड है, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे मैंने केस लॉ में आंसर लिखने को ही बोला था, जिस बच्चे ने नहीं देखा उसने यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू सॉल्व केस लॉ और केस स्टडी, CTC क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, एक बार माइंड मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 4 पार्ट में कैसे सर, पहला पैरा, फिर दूसरा पैरा, फिर तीसरा पैरा, और एट द एंड कंक्लूजन पे जाना है। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पहले फैक्ट की बात की जा रही है कि यस प्रोविजंस में ऐसा बोला गया है कंसिडरेशन किसी को मिल सकता है। आगे द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन सेक्शन 2D मेक्स दैट प्रोपोजिशन क्लियर। उस डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एन एक्ट इज कंसिडरेशन। प्रोमिसर की डिज़ायर थी कि ये ट्रांसफ़र आपको करना है। प्रोमिसर कौन था? गब्बर की डिज़ायर थी कि बसंती सुन मेरी बात, तो बेटी है मेरी, बट मेरा भाई सांबा मेरे जाने के बाद उसको हर साल तुझे 20,000 रुपये देने ही होंगे, भले तुझे उससे कोई कंसिडरेशन ना मिले। तो प्रोमिसर की डिज़ायर पे कंसिडरेशन ट्रांसफ़र होगा। चलो अब पैराग्राफ चेंज करके देखो। इन अदर वर्ड, अब इस वर्ड में वो जो पूरा एप्लीकेशन जो केस लॉ है वो क्लियर होगा। इन अदर वर्ड देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, बट कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर डेफिनेटली हो सकता है। 2 पैरा क्लियर हुए। तीसरे पैराग्राफ में जाएंगे। तीसरा पैरा वो है जहाँ पे हम फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन से में क्या था उस क्वेश्चन के टर्म को लेंगे। अब हवा में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के वो पार्टी जो भी है ना उन सब को इन्वॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या बनी वो रखेंगे, और फिर जो हमारा प्रोविज़न है उसे हम जस्टिफाई करेंगे। समझ लो क्या क्या हो रहा है। पहले पॉइंट पे हमें प्रोविज़न जाना है कि एक्चुअली उस प्रोविज़न में क्या था। दूसरे पॉइंट पे हमें उस प्रोविज़न से रिलेटेड सोल्यूशन की बात करनी है। तीसरे पॉइंट पे हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ऊपर कंडीशन एप्लीकेशन है, एंड एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की, बिकॉज कोई भी केस लॉ विदाउट कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पैरा देखते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द गिवन प्रॉब्लम है ना। आगे देखो, मिस्टर गब्बर हैज़ इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस बसंती बट मिस्टर सांबा हैज़ नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू मिस बसंती। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, बट द कंसिडरेशन डिड फ्लो फ्रॉम मिस्टर गब्बर टू मिस बसंती एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सफिशिएंट टू द इन्फोर्स the promise of Miss Basanti, the daughter, to pay an annuity to Mr. Samba. Further, the deed of gift and the promise made by Basanti to Mr. Samba to pay the annuity were executed simultaneously, and therefore they should be regarded as one transaction, and there was sufficient consideration for it. Sorry, एक्चुअली सुबह के 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टीचर आपके लिए काम कर रहा है और आपको आपके टीचर के लिए काम कर रहा है। बड़ा सिंपल है, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। 10, ये कंक्लूज़न में जाना, आप चाहे तो 10 के वर्ड पे आप प्रॉपरली कंक्लूज़न लिख दें, मेंशन कर लीजिए। 10 की जगह आपको क्या लिखना है सर? कंक्लूज़न लिखना है। मैं भी साइड में नोट कर ले रहा हूँ, है ना। चलो, A stranger to the contract cannot enforce the contract, but a stranger to the consideration may enforce it. Hence, conclusion क्या निकल के आया? Contention of Miss Basanti is not valid. पैसे तो देने पड़ेंगे सांबा को। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद क्लियर करता हूँ। एक प्रॉब्लम क्लियर कर दी आपको ऑलरेडी।
मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों से जब मैं फ्यूचर से स्लॉट 1 की बात करता हूँ उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सर आंसर लिखते कैसे, याद तो हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरी देखने के बाद इन क्वेश्चंस पे आपको लिख के वापस से प्रैक्टिस करनी है। और जो 4 यूनिट की वीडियोज़ हो चुके हैं, अगर किसी का बच्चे का बैकलॉग रह रहा है, बिकॉज कल रक्षाबंधन था, मैंने तो वीडियो डाली बट कुछ के बच्चे रह गए देखने से, ज़रूर से कवर कर लीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन है सर कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो अभी भी CTC क्लासेस पे। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। अगेन बात वही है, पहले पढ़ने का तरीका देखेंगे फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। सर पढ़ने का तरीका क्या है? क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन आओ चेक करो। ऑल्सो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय मिस्टर हसमुख लाल। ये सब हमारे मतलब अच्छे पात्र हैं जिनको मैं मानता हूँ, है ना। मेड बाय मिस्टर हसमुख लाल इफ द मोटर कार वुड हैव डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट विद इन द 3 मंथ एग्रीमेंट पीरियड। तो यहाँ पे बताना है हसमुख लाल जी की क्लेम की वैलिडिटी कितनी है। तो इतना पढ़ के हम ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा केस लॉ है, बट आओ जरा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हसमुख लाल दुखियाल लाल जी के बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ नेग्लिजेंसी हुई है, क्या प्रॉब्लम आई थी, इनके अकॉर्डिंग जाएंगे। आओ चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया मिस्टर हसमुख लाल इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर दुखियारी लाल टू परचेज हिज, मतलब हसमुख लाल जी की मोटर कार फॉर ₹10 लाख विद इन पीरियड ऑफ द 3 मंथ। अ सिक्योरिटी अमाउंट ₹40,000 वॉज ऑल्सो पेड बाई मिस्टर हसमुख लाल टू मिस्टर दुखियारी लाल। 3 महीने के अंदर कंडीशन क्या है कि मिस्टर हसमुख लाल दुखियारी लाल जी को ₹40,000 की सिक्योरिटी दे देंगे। ओके ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ ऑफ एंट्रिंग इनटू द एग्रीमेंट मिस्टर दुखियाला ट्राइड टू कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर हसमुख लाल टू परचेज द कार इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। Even after lapse of another 3 month period, Mr. Hasmukh Lal neither respond to Mr. Dukhiyal Lal nor to his phone call. After lapse of another period of 6 months, Mr. Hasmukh Lal contacted Mr. Dukhiyal Lal and denied to purchase the motor car. He also demanded back the security amount of ₹40,000. प्रॉब्लम क्या हुई है? हसमुख लाल जी एग्रीमेंट में आते हैं दुखियाल लाल के साथ। उनके लिए दुखियाल लाल जी क्या कहते हैं, भाई हसमुख लाल जी मैं आपकी कार खरीदूंगा 10 लाख रुपए में, इसके लिए ये रहा 40,000 का सिक्योरिटी अमाउंट जो मैं आपको देने को रेडी हूँ। 3 महीने के अंदर मैं कार खरीदूंगा। दोनों आपस में बार बार कांटेक्ट करना चाहते हैं बट 6 महीने तक बीत जाते हैं और वो पैसा नहीं ट्रांसफ़र करते और एट द एंड वो उनकी कार खरीदने से मना कर देते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो डिमांड बैक द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मिस्टर दुखियाल लाल। हसमुख लाल जी कहते भाई साहब वो पैसे दे दो यार, है ना। रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब वो प्रोविज़न रिफर करो। अब सर प्रोविज़न क्या है सर, है ना सर, सेक्शन 65 में बोला गया, अभी डिस्कस करता हूँ। ये प्रोविज़न वर्ड जब आए तो समझ जाओ कि बिना सेक्शन लिखे तो नैया पार नहीं लगनी। कई बार लोग बोलते थे बेटा सेक्शन मत लिखना, नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं। Referring to the provision of the Indian Contract Act 1872 state whether Mr. दुखियाल लाल is required to refund the security amount to Mr. हसमुख लाल। क्या दुखियाल लाल जी को वो सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चलो सोल्यूशन की बात करते हैं। फिर से बात वही है, आप सोल्यूशन पे निगाह डालिए फटाफट से। जब आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो हम इसे 3 से 4 पैराग्राफ में लेके जाएंगे। पहले प्रोविज़न डिस्कस करेंगे, दूसरे पे फैक्ट डिस्कस करेंगे, तीसरे पे वो प्रॉब्लम क्या थी उसको रिलेट करेंगे, चौथे पे कंक्लूजन देंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ ऐसे आगे। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। बड़ी क्लियर कट लाइन है कि भाई अगर एग्रीमेंट नहीं बना, नहीं चला, तो जो भी पैसा आपने लिया है वो पैसा आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, इधर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहला क्लियर। अब सेकंड पैरा देखिए। रेफरिंग टू द अबव प्रोविजन वी कैन एनालिसिस द सिचुएशन एज अंडर। एनालिसिस क्या कर रहे हैं और देखो अब डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर दुखियाल लाल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर हसमुख लाल नेग्लिजेंस। हसमुख लाल की नेग्लिजेंस के लिए दुखियाल लाल जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आओ देयरफॉर
पूरा क्वेश्चन डिस्कस होगा। मिस्टर दुखियालाल कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटेन द सिक्योरिटी अमाउंट सिंस द सिक्योरिटी इज नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई उसका बेनिफिट नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है। आगे, इट इज सिक्योरिटी दैट द परचेजर वुड फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एंसिलरी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ मोटर कार। ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है। अरे ऐसे समझाता हूँ, जब मैंने अपनी फर्स्ट कार बुक की थी तो मैं जो कार लेना चाह रहा था वो कार उस पर्टिकुलर एजेंसी से ना लेके बाद में मेरा मन हुआ कहीं और से लेने का, ठीक है। तो वो मेरी ये सब 23 ईयर्स के आसपास थी जब मैंने अपनी फर्स्ट कार परचेज़ करी थी, हाँ अपने पैसे से करी थी। तो उस सिनेरियो में जिस एजेंसी से मुझे लेना था, अगर मुझे सेकंड एजेंसी से ज़्यादा बेनिफिट रिसीव हो रहे थे तो मैंने जो बुकिंग अमाउंट दिया था मैंने उसे आराम से कैंसिल किया। हाँ उन्होंने 1 से 2 महीने का टाइम लिया बट मेरे अकाउंट में उसे रिटर्न बैक दिया, क्योंकि ये एक्ट खुद कहता है सिक्योरिटी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। सिक्योरिटी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। आओ पढ़ के देखते हैं आगे। सो regarding the second situation given the question, the agreement becomes void due to the destruction of the motor car which is the subject matter of the agreement here। अब वो subject matter वही नहीं बचा है ना। therefore the security amount received by Mr. दुखियालाल is required to refund back to Mr. हसमुख लाल। तो ध्यान रखेंगे। अब अभी कल की क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, लास्ट टॉपिक कल डिस्कस हुआ था, कल ही कंप्लीट हुआ था। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको बताना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि होशियार लोग हैं आप लोग, मुझे पता लगता है कि कब आप नहीं देख रहे हो पूरा। तो वहाँ पे हमने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस करा था। वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में मेन टर्म छोड़ देता हूँ, सेकेंड टर्म जो था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पर लाइक एग्रीमेंट वैलिड है। समझो आज मैंने बोला कि भाई मैं 10 अगस्त को आपको अपना गोडाउन में रखा पूरा का पूरा स्टॉक सेल आउट कर दूंगा, वो गोडाउन भी आपके नाम कर दूंगा, 10 अगस्त को मैं करूंगा। तो आज जो हमारा और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो वैलिड है, कंफर्म हो गया, वैलिड है। बट प्रॉब्लम ये हुई 7 अगस्त 6 अगस्त को उस गोडाउन में आग लग जाती है। तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। इस पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, ना आप मुझ पे केस कर सकते हैं ना मैं आप पे केस कर सकता हूँ। एग्रीमेंट वैलिड है ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो वॉइड हो जाएगा। तो अगर आपने कोई मुझे सिक्योरिटी अमाउंट दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोडक्ट वो गोडाउन वही नहीं बचा, तो सिक्योरिटी अमाउंट मुझे वापस आपको करना पड़ेगा। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं आज की लास्ट प्रॉब्लम पे। अब लास्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 लाइव चैट में कर सकते हो, और आप अगर बाद में देख रहे हो तो बाद में भी कर सकते हो, बट कोशिश करा करो लाइव चैट पे रहा करो, है ना, बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप स्किप खुद ही नहीं करोगे और आप एक क्लास की तरीके से क्लास को अटेंड करोगे। फटाफट से कमेंट करके बताओ प्रॉब्लम नंबर 1 जो डिस्कस करी थी वो कौन से केस स्टडी से रिलेटेड थी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे। आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 थी हमारी चेन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ से। अब बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की। फिर से बात हुई सबसे लास्ट लाइन में जाओ। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड एंड राइट वेदर मिस्टर छोटे कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन द अबव ग्राउंड। आज सुबह जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था, है ना, तो आज सुबह मतलब कल सुबह, आज सुबह तो वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो लिए जाए। तो मैंने हसमुख लाल दुखियालाल, बिकॉज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो मैं अक्सर लेता हूँ गब्बर सामा बसंती, और ये है छोटे बड़े, है ना, एक ऐड आता ना बड़े छोटे करके, उससे रिलेटेड ऐसा इंस्पायर्ड है उससे। सो क्वेश्चन बोला गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड एंड राइट वेदर मिस्टर छोटे कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन द अबव ग्राउंड। क्या मिस्टर छोटे कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हैं? तो अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। Mr. Bade owned a motor car. He approached Mr. Chote and offered to sell his motor car for rupees 8 lakh. Mr. Bade Mr. छोटे को अप्रोच करते हैं अपनी कार बेचने के लिए 8 लाख रुपए में। Mr. Bade told Mr. छोटे, और बड़े छोटे को बोलते हैं that the motor car is running at the rate of 25 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल पे भाई साहब, छोटे भाई, मैं बड़े भाई, छोटे भाई मेरी कार 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज थी। शानदार कार है ना। आगे देखो, बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली। इस लाइन पे ध्यान दो, कह रहे हैं कि जो फ्यूल मीटर है, जो स्पीड मीटर है, वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। मिस्टर छोटे एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर बड़े एंड टुक डिलीवरी ऑफ द कार बाई पेइंग रुपीज़ 8 लाख टू मिस्टर बड़े। छोटे ने बड़े को 8 लाख रुपए दिए, उनकी बात पे सहमति जताई, कार लेके गए। आफ्टर 10 days Mr. Chote came back with the car and stated that the claim made by Mr. Bade
जो क्लेम किया था उन्होंने रिगार्डिंग फ्यूल इफिशियंसी वॉज नॉट करेक्ट, देयरफॉर देयर वॉज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। और छोटे भाई साहब का कहना है कि मेरे भाई ये केस है मिस रिप्रेजेंटेशन का। आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ड बाई कोर्सियन अंडर इन्फ्लुएंस मिस रिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम पार्टी। बट क्वेश्चन में ऐसे तुरंत आंसर पे नहीं जाना है, पूरा पढ़ के देखेंगे। ओके, तो ये छोटे का मानना है कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन, पढ़ा लिखा इंसान है। आओ देखते हैं जरा सोल्यूशन कि क्या ये सच में मिस रिप्रेजेंटेशन है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 17 में कंसेंट के बारे में बात हुई थी ना। व्हेन कंसेंट टू एन एक्ट एग्रीमेंट इज कॉस्ड बाय कोर्शन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। जिसका कंसेंट वैसे लिया गया है मारपीट के इमोशंस के साथ, फ्रॉड करके, उस पार्टी के कंसेंट पे एग्रीमेंट क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। पैराग्राफ चेंज करेंगे। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वॉज कॉस्ड बाई फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इफ़ ही थिंक फिट, अगर आपको लगता है कि फिट है, इस पर लाइन पे ध्यान दो, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। अब आपको क्वेश्चन को याद दिलाता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड यूज़ हुए थे। क्वेश्चन में बड़े ने छोटे से कहा था कि मेरी कार फ्यूल 25 किलोमीटर पर लीटर है पेट्रोल पे, लगभग 25 का एवरेज देती है, और साथ में ये बोला कि इसका स्पीड मीटर एंड फ्यूल मीटर बिल्कुल करेक्ट है। आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान में दिलाता हूँ, बिकॉज पता तो है बट आप नोटिस नहीं करते हो। आप कोई भी बाइक लेने जाओ, कोई भी कार लेने जाओ, तो जो उसके कैटलॉग पे जो एवरेज मेंशन है, क्या वो कार कभी उतना एवरेज देती है, तो आंसर है नहीं। क्या वो बाइक कभी उतना एवरेज देती है, आंसर नहीं। उस एवरेज के सामने छोटा सा स्टार बनाते हैं विद कंडीशन अप्लाई। तो अब जब अगर आप ये केस फाइल कर दो कंपनी के खिलाफ कि आप बोल रहे हो 25 का एवरेज या 20 का एवरेज, तो ये दे तो रही नहीं है ना। जैसे मेरी सेकंड कार जो है, उन्होंने जब मैंने लिया उन्होंने बोला 22 का एवरेज है, हालांकि नहीं है, है ना, 15 से 18 का एवरेज होता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मेंशन है, अब जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मान लो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पता है, तो क्या मैं जाके केस कर दूँ? नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज कंपनी कहती है कि आप उनके टर्म्स कंडीशन पे चलाएं। मतलब रोड परफेक्ट हो, लोड परफेक्ट हो, अरे वाह लाइन अच्छी है, रोड परफेक्ट हो, लोड परफेक्ट हो। अब जैसा इंडियन में होता है, भर गए बिल्कुल, लगेज भी भर दिया, खुद भी भर गए, है ना, और रोड परफेक्ट नहीं है, एयर प्रेशर परफेक्ट हो, गाड़ी के सब कुछ टर्म्स कंडीशन सब होकर रिपोर्ट हो, सर्विसिंग मैनुअल सब सही हो, फिर आपको वो एवरेज मिलेगा। कहीं ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जब फ्लो में कार चले, एक फिक्स स्पीड हो, तो इतनी कंडीशन कौन फॉलो करने वाला है। मतलब साफ है, कंपनी की तरफ से लाइन क्लियर है, स्पीड मीटर ओके है सर, फ्यूल मीटर ओके है सर, तो अब एवरेज नहीं दे तो सर आपकी प्रॉब्लम है सर। तो पढ़ते हैं आगे जरा। एक्सेप्शन, ये तो समझ लिया कि फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, बट एक्सेप्शन क्या है वो देखो। इफ सच कंसेंट वॉज कॉस्ड बाई मिस रिप्रेजेंटेशन और बाई साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent, यहाँ से ध्यान दो, if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। सर आपको समझना है, यहाँ पे डिलीजेंस का मतलब होता है एक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सारे टर्म्स कंडीशन अगर फॉलो करो एवरेज मिलेगा। बड़े छोटे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिलीजेंस का मतलब है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसा मैं केयर कर रहा हूँ आप भी करो, आपका भी एवरेज आएगा। जैसे मैं फिक्स चला रहा हूँ आप भी चलो, आपका भी एवरेज आएगा। मैं वहीं से पेट्रोल फिल कराता हूँ आप भी कराओ, इतनी कंडीशन फॉलो हो नहीं सकती। तो आओ पैराग्राफ चेंज करके देखो। इन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन की बात होगी, बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली, अभी भी सही काम कर रहे हैं जो मिस्टर बड़े ने बोला था। मिस्टर छोटे हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विथ ऑर्डनरी डिलीजेंस, ऑर्डनरी डिलीजेंस ब्रैकेट में नोट कर लो, एक्टिवली एक्सपेक्टेड फ्रॉम, जो एक्टिविटी हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। सर
कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। रीज़न क्या निकल के आता है? रीज़न साफ है। हमने आपसे बोला था आपको इतना एवरेज मिलेगा, बट साथ में ये भी बोला था कि इसका स्पीड मीटर, इसका फ्यूल मीटर परफेक्ट काम कर रहा है। अब अगर आपको एवरेज उतना नहीं मिल रहा है तो सर प्रॉब्लम तो आपकी ना, अभी फ्यूल मीटर वगैरह सब ओके है ना। आगे, हेंस मिस्टर छोटे कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अबव ग्राउंड। ये है आपका कंक्लूज़न। तो जहाँ से लिखा है हेंस मिस्टर छोटे, फिर से वहाँ लिखो कंक्लूज़न का पार्ट है सर ये, ठीक है जी। तो ये हुई इतनी बातें कवर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया है। अब आपको वीडियो में कमेंट कर देना फटाफट से कि क्या आप कुछ और क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। अगर हाँ तो आपको मालूम है लगभग 30 मिनट की वीडियो होने वाली है ना। 30 मिनट की क्लास होती, जैसा बार बार बोलता हूँ, अगले 1.5 घंटे तक बैठ जाओ सिंगल सिटिंग में, उठना नहीं किसी भी काम की। वैसे मोबाइल को साइड कर दो, मोबाइल चाहे ऑफ़ कर दो, फ्लाइट मोड कर दो, कुछ भी, मोबाइल साइड करो, सिर्फ मॉड्यूल लेके बैठो, जितना ज़्यादा हो सकता है लिख के पढ़ो। बहुत सिंपल लाइन है। और अगर आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखा करो, है ना, फिर मैं आपको वो भी कर दूंगा। मुझे कमेंट ज़रूर बता देना। चलो मिलता हूँ शाम को 6 बजे अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।